14 फरवरी 1799। ये वो समय था जब एक अंग्रेज अधिकारी जनरल जॉर्ज हैरिस के नेतृत्व में ब्रिटिश बटालियन वेल्लोर से मैसूर को कूच कर रही थी। बटालियन में मौजूद इन सैनिकों की संख्या थी लगभग 21,000। 20 मार्च को अम्बद के पास कर्नल वेलिस्ली के नेतृत्व में लगभग 16,000 सैनिकों का दल भी इस सेना में आ मिला था। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी तादाद में ये सेना किसके साथ भिड़ने जा रही थी। ये लड़ाई थी ब्रिटिशर्स के उस वक्त के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी कहे जाने वाले टीपू सुल्तान के साथ। टीपू साउथ में मौजूद मैसूर किंगडम के दूसरे सुल्तान थे। अपने पिता हैदर अली की हुई अचानक मौत के बाद उन्हें सत्ता पर आना पड़ा। ये वो वक्त था जब भारतवर्ष में ब्रिटिशर्स की ही हवा चल रही थी। पहले बंगाल, फिर अवध और बाद में मुगलों को पछाड़ने के बाद ब्रिटिशर्स दक्कन और साउथ की ओर अपनी नजर गड़ाए बैठे थे। दक्कन में मौजूद मराठाओं पर ब्रिटिशर्स ने कुछ हद तक काबू पा लिया था, मगर मैसूर में टीपू सुल्तान अंग्रेजों से टस से मस नहीं हो रहे थे। साम दाम के बाद अब बारी थी दंड की, जहां अंग्रेजी दस्ते तेजी से मैसूर की तरफ बढ़ रहे थे। वजह टीपू सुल्तान से दो दो हाथ कर उन्हें निस्तनाबूद करना। धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने श्रीरंगपट्टनम के किले पर घेरा डाला और 3 मई 1799 को तोपों से गोलीबारी कर किले में एक बड़ा छेद बना दिया। ब्रिटिश फौज के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी किले के अंदर प्रवेश करने की। हालांकि छेद इतना बड़ा नहीं था, मगर फिर भी ब्रिटिश अधिकारी जॉर्ज हैरिस ने अपनी सेना को किले के अंदर दाखिल होने के आदेश दिए। असल में उनके पास कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि उनकी रसद खत्म हो चुकी थी और सेना में भूखमरी फैल रही थी। 3 मई की रात करीब करीब 5,000 ब्रिटिश सैनिक खाइयों में छुप गए थे, ताकि टीपू सुल्तान के सैनिकों को उनके हरकत का पता न चल पाए। जैसे ही हमला करने का वक्त आया, टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले मीर सादिक ने टीपू सुल्तान की सेना को पीछे होने के आदेश दिए। वजह थी तनख्वाह। जब तनख्वाह का मुद्दा उठा, तब किले के दरवाजे पर तैनात सैनिकों ने दरवाजा छोड़ पीछे का रुख किया। इसी का फायदा उठाते हुए अंग्रेजी फौज तेजी से आगे बढ़ने लगी। अंग्रेजों द्वारा टीपू सुल्तान के सबसे वफादार कहे जाने वाले सईद गफ्फार को तोपों द्वारा मार दिया गया था। जैसे ही गफ्फार की मौत हुई, किले पर मौजूद सैनिकों ने सफेद रुमाल अंग्रेजों की तरफ लहराने शुरू कर दिए। इस सफेद निशानी का मतलब होता है सरेंडर, यानी आत्मसमर्पण। इसके बाद ब्रिटिश फौज किले के अंदर दाखिल हुई। किले के अंदर आने के बाद ब्रिटिश आर्मी 2 हिस्सों में बट गई थी। बाईं तरफ बढ़ने वाले दल को टीपू सुल्तान के कड़े प्रहार का सामना करना पड़ा, क्योंकि टीपू अब खुद अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। ऐसे में उनकी फौज भी अंग्रेजों पर पूरी तरह से हावी होती जा रही थी। इसी बीच ब्रिटिशर्स के 2 अफसर भी मारे गए, लिहाजा सेना कुछ हद तक पीछे हट गई। 4 मई की सुबह टीपू सुल्तान ने अपने घोड़े पर सवार हो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए उस छेद का निरीक्षण किया, साथ ही साथ उसे ठीक करने के आदेश भी दिए। लड़ाई अब कुछ हद तक शांत हो चुकी थी। ऐसे में टीपू सुल्तान राजमहल में नहाने चले जाते हैं। नहाने के बाद वो खाना खाने के लिए बैठने ही वाले थे, तभी बाहर से जोरदार तोपों की आवाज सुनाई देने लगी। अब ये जाहिर सी बात थी कि अंग्रेजों ने किले पर फिर से धावा बोल दिया था। अपने मन को शांत किए और खाने को बीच में ही छोड़ टीपू सुल्तान अपने घोड़े पर सवार हो किले की पश्चिमी दीवार की तरफ कूच करते हैं। जब वे वहां पहुंचे, तब उन्होंने जो देखा वो शायद ही कोई सुल्तान न देखना चाहता हो। उन्होंने देखा कि किले की पश्चिमी दीवार पूरी तरह से ढह गई है और अंग्रेजों का परचम किले के ऊपरी भाग पर लहरा रहा है। इस जगह को फतेह कर अंग्रेज किले के दूसरे इलाके की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसे में अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए टीपू सुल्तान अपनी सेना समेत लड़ाई के मैदान में घुस गए। कई इतिहासकार उनकी वीरता को दर्शाते हुए लिखते हैं, इस लड़ाई में टीपू सुल्तान ने अधिकतर लड़ाई सामान्य सैनिक की तरह ही पैदल लड़ी, लेकिन जब उनके सैनिकों का मनोबल गिर गया, तब वो घोड़े पर सवार हो उनकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करने लगे। अगर टीपू सुल्तान चाहते तो वो लड़ाई से भाग भी सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे एक योद्धा की तरह लड़े, जहां नतीजे की परवाह ना करते हुए उन्होंने खुद को रणभूमि में समर्पित कर दिया। टीपू लड़ते लड़ते पूरी तरह से घायल हो गए थे। इसी बीच उनका घोड़ा भी मारा गया था।
टीपू सुल्तान के अंगरक्षकों ने उन्हें पालकी में बिठाकर युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाने की कोशिश की, मगर वे ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि तब तक वहां कई लाशें बिछ चुकी थी। ऐसे में पालकी के साथ उन अंगरक्षकों को उन लाशों से होकर गुजरना बहुत भारी पड़ रहा था। उनके एक करीबी अंगरक्षक राजा खां ने टीपू सुल्तान को यह सलाह दी कि वे अंग्रेजों के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दे, मगर टीपू ये बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अंग्रेजों के हाथों बंदी बनने के बजाय मौत का रास्ता चुना। टीपू सुल्तान के आखिरी वक्त का वर्णन करते हुए कई इतिहासकार लिखते हैं, जब टीपू पालकी से उठे तब कुछ अंग्रेज सैनिक किले के अंदर घुस आए। उनमें से एक ने टीपू की तलवार की बेल्ट छीनने की कोशिश की। टीपू अब तक आधे बेहोशी में थे, मगर फिर भी उन्होंने उस अंग्रेज सैनिक पर अपने तलवार से जोरदार प्रहार किया। टीपू अपने आखिरी समय में भी एक के बाद एक अंग्रेजी सिपाहियों को मौत के घाट उतार रहे थे। ऐसे में एक अज्ञात सैनिक द्वारा उन्हें गोली मार दी जाती है। सुल्तान की मौत की खबर अब तक अंग्रेज अधिकारियों तक नहीं पहुंची थी। ऐसे में वे उन्हें ढूंढने के लिए राजमहल पहुंचे और वहां जाकर उन्हें पता चला कि टीपू सुल्तान राजमहल में मौजूद नहीं है। उनका एक सिपह सालार अंग्रेज अधिकारियों को उस जगह ले गया जहां टीपू सुल्तान की लाश पड़ी थी। वहां हर तरफ घायल सैनिक और लाशों का सैलाब था। ऐसे में उन लाशों के बीच टीपू सुल्तान की लाश को पहचानना अंग्रेज अधिकारियों को मुश्किल हो गया था। मशाल की रोशनी में टीपू सुल्तान की पालकी दिखाई दी, जिसके नीचे उनके अंगरक्षक राजा खां घायल पड़े थे। जब उन अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें टीपू सुल्तान के बारे में पूछा, तब उन्होंने अपने खून से लथपथ हाथों से एक और इशारा किया। उनका इशारा टीपू सुल्तान की पड़ी लाश पर था। जब टीपू सुल्तान की लाश को अंग्रेजों द्वारा बरामद कर लिया गया, तब उनकी आंखें खुली थी और शरीर गर्म पड़ा था। ऐसे में जनरल जॉर्ज हैरिस और कर्नल वेल्सली को ये शक होने लगा था कि कहीं वे जिंदा तो नहीं। लेकिन जब उन्होंने टीपू सुल्तान की नाड़ी और दिल को छुआ, तब उन्हें इस बात पर यकीन हो गया कि टीपू सुल्तान वाकई में मर चुके हैं। जनरल हैरिस ने सुल्तान के पार्थिव शरीर को उसी पालकी में रखने के आदेश दिए और दरबार को यह सूचना भिजवाई कि सुल्तान अब इस दुनिया में नहीं रहे। अगले दिन दरबार से टीपू सुल्तान की शव यात्रा शुरू हुई। उनके जनाजे को उनके निजी सहायकों ने उठा रखा था। साथ ही साथ अंग्रेजों की 4 टुकड़ियां भी चल रही थी। जिस सड़कों से जनाजा गुजरा, उसके दोनों तरफ लोग खड़े थे। वे लोग जमीन पर लेटकर जनाजे के लिए अपना सम्मान प्रकट कर रहे थे। टीपू सुल्तान के पार्थिव शरीर को लाल बाग में उनके पिता हैदर अली के कब्र के बगल में दफनाया गया। सुल्तान के मरने के बाद अंग्रेजी फौज ने श्रीरंगपट्टनम में जबरदस्त लूट मचाई, लेकिन फिर भी वे टीपू सुल्तान का सिंहासन और हाथी पर बैठने वाला चांदी का ओहदा हासिल न कर सके। उनकी लाइब्रेरी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जहां इतिहास, विज्ञान और हदीस से संबंधित अरबी, फारसी, उर्दू और हिंदी भाषा में 2000 से भी ज्यादा किताबें थी। अंग्रेजों द्वारा टीपू सुल्तान की बेशकीमती तलवार कर्नल वेल्सली को भेंट दी गई। इसी के साथ साथ टीपू सुल्तान नामक इस छोटी सी कहानी का अंत होता दिखाई देता है। उस जमाने में अंग्रेजों के सामने टीपू सुल्तान से बड़ा कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। उनके मौत के बाद अंग्रेजों की युद्ध कौशल को चुनौती देने वाला कोई बचा नहीं था। टीपू की हार के बाद लगभग सारा भारतवर्ष अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। ऐसे में टीपू सुल्तान की मौत ही सही मायने में भारत पर अंग्रेजों के आधिपत्य को स्वीकृति देती है। तो ये थी कहानी शेर मैसूर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान की। आपका इनके बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब जाते जाते एक आसान सा सवाल। दोस्तों, टीपू हमेशा से फ्रेंच की मदद से ब्रिटिशर्स से लड़ना चाहते थे। उनके मुताबिक वो फ्रेंच ही थे जो ब्रिटिशर्स को अच्छे से जानते थे, साथ ही साथ वे ब्रिटिशर्स के दुश्मन भी थे। ऐसे में टीपू सुल्तान ने फ्रांस में मौजूद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर को मदद के लिए खत लिखा था। फ्रांस के उस जाबाज कमांडर का नाम क्या था, यही आज का सवाल है। इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।